welcome to my class, and today we are going to discuss a new unit of magnetic effect, and that is mentioned over the board, magnetism and matter. So before this we have discussed about the charge magnetism. Okay, that was the lengthy unit. You know that magnetic field can be generated with the help of moving charge as well as it can be generated with the help of magnetic material. Like you know about iron is very good magnetic material, okay, and you know about electromagnet too. So we are going to discuss about some properties of magnetic materials and the terms that are related to magnetic field, so that you can understand the magnetic material properties. And these topics we will discuss in very elaborated form today. In the next point of this unit, we will discuss about earth magnetism. This whole unit is divided in two parts. One is the topic that is related to magnetic effect of magnetic materials, okay, and second is the unit related to earth magnetism. तो जो दो सोर्सेज मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बताए थे, उन्हीं दो सोर्सेज में से एक सोर्स के बारे में हम लास्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम दूसरे सोर्स के बारे में, दैट मीन्स मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. लाइक द केस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक द केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. यू मस्ट नो अबाउट फेनिको. हैव यू हर्ड व्हाट इज फेनिको? व्हाट इज एल्निको? Okay, if you don't know, we will discuss it later. So let's start with the very first topic. Here I have mentioned the topics: magnetic flux. Okay, so first we will discuss magnetic flux. And remember, learners, you have to correlate these points, till the susceptibility points. Afterward we will discuss about the electrostatic analog. You have to consider the electrostatic terms too. आपने 4 यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ी थी, उन 4 यूनिट्स को आपको यहाँ पे कोरिलेट करना है, ठीक है. एक बार को रिवाइज कर लो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपका एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे. यू कैन रिवाइज दैट टर्म्स सो दैट यू कैन कोरिलेट दीज टर्म्स विद दिस टॉपिक्स. गॉट इट? So first of all, let's discuss magnetic flux. Flux, in the case of electric field, we will discuss the number of electric field lines crossing through an area. How we define electric flux? Phi E is equal to E dot ds. आप यहाँ पे d phi लगा सकते हो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स को इंडिकेट कर रहे हो. सो ई डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में. यहाँ पर फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है. अब यहाँ पर आप देखो तो फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा. फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में डायरेक्शन फाइंड आउट हम कर सकते हैं. दिस वन इज एरिया, सरफेस एरिया, दैट द सरफेस एरिया इज एस. तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस एरिया वेक्टर, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट में एरिया वेक्टर यूज हो रहा है, तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आप उस एरिया पास, उस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर लेते हो. अगर आप ले रहे हो एक स्फीयर, तो स्फीयर के ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा, सरफेस एरिया वेक्टर, क्योंकि वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा. दिस वन इज 90 डिग्री, ठीक है. तो एरिया वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी है जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड इट एज द वेक्टर, एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऑब्वियसली अपना एक डायरेक्शन होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास आउट हो रही होती, ठीक है, तो आप एंगल कैसे बताते? व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? यहाँ पे किस तरीके से आएगा? ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, अगर हम स्मॉल एरिया ले रहे हैं, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? नॉर्मल में. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है. इफ द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस नॉर्मल वेक्टर इज थीटा, देन हियर दिस थीटा इज रिप्रेजेंटेड in this formula as EDS cos theta.
सो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल एरिया वेक्टर. गॉट इट. अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में अप्लाई करेंगे. तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसिडरेशन लेते हैं तो सेम थिंग दैट इज डी फाई बी, या उसे हम एम भी लिख सकते हैं, एम फॉर मैग्नेटिज्म, और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पर डी फाई बी भी लिख सकते हैं. सो डी फाई बी इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एस. इन द सेम formation, in the same format we will write it. What are magnetic flux? The magnetic field lines passing through an area is called magnetic flux. Got it? So this one is magnetic flux and we will write it as B ds cos theta. Same figure बनेगी. ये area है, area से magnetic field lines किसी particular direction में है and this one is the area vector S. Then the angle between magnetic field lines and area vector, that is theta, and we can represent it in the formula B ds cos theta. Okay? अब थीटा की जो भी वैल्यू होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया के अक्रॉस पास आउट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास आउट हो रही है, सो दिस इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0. तो अगर किसी सरफेस एरिया के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0. सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी होता है. तो ये फिनोमेना आपका डायरेक्टली अप्लाई होता है एंगल के बेसिस पर. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तब जब आपको एंगल्स पता हो, ठीक है, या सिचुएशन में एंगल दिया हुआ होगा. सो दिस वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आपने एक न्यू इंट्रोड्यूस किया है क्वांटिटी को तो इसकी यूनिट भी आएगी, डायमेंशनल फार्मूला भी आएगा. सो यूनिट आप देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वही मैग्नेटिक फ्लक्स की भी यूनिट आएगी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी वेबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू बी. ओके, और इसका डायमेंशनल फार्मूला आप इस बेस से निकाल सकते हो B और ds से. B को आप फर्दर फार्मूले से उसकी यूनिट निकालोगे. B की यूनिट वैसे टेस्ला होती है, आप उसको निकाल सकते हो फार्मूले के बेसिस पर, बिकॉज यू नो दैट F फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. तो B की यूनिट क्या हो जाएगी F ओवर IL. F दैट इज न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर, I के लिए, L के लिए लेंथ दैट इज मीटर. So Newton per ampere meter. So that is the unit corresponding to P. ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर. अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर ऊपर आ जा रहा है तो न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर ये आ जाएगा. अब ये यूनिट किसके इक्वलेंट हो जाएगी, वेबर के इक्वलेंट. सो दैट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स. और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी केस में पढ़ा हुआ है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, बहुत सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी. अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जानी चाहिए, दैट आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, अगर आपको इस तरीके की फील्ड लाइंस दी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज बाई दी हुई है, तो विच इज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड? ऑब्वियसली the magnetic field lines which are closer to each other corresponds to the stronger magnetic field. ठीक है, जब हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हम डिसिमिलर और नॉन पैरेलल फील्ड लाइंस बनाते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एज सच है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व लाइन नॉर्थ एंड साउथ. यहाँ से साउथ से नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. ऐसा होता है स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, इस मैग्नेट की आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर आप कितने भी ब्रेक कर दो तो हर एक स्मॉल मैग्नेट एक नॉर्थ और एक साउथ पोलैरिटी को शो करेगा. होता है, इसको प्रूफ अभी हम करेंगे. यहाँ पर गॉस लॉ से. तो ये जो मैग्नेट है इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती, दो पोलैरिटी होती, नॉट प्रॉपर्टीज़, दो पोलैरिटीज़ होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी. गॉट इट. अब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, लेकिन साउथ में एंड नहीं हुआ है.
इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। यही एक डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ओपन कर्व, वो प्लस चार्ज से शुरू होती है, माइनस चार्ज तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस चार्ज से फिर प्लस चार्ज में आएंगी। दे आर नॉट द क्लोज्ड कर्व, बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर क्लोज्ड कर्व। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है? अगर हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर हम फ्लक्स निकालना चाहें किसी पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में, तो वो फ्लक्स कैसे निकलेगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही है, हमने एक एरिया ले लिया, दिस वन ds। ध्यान से देखना, इसे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक स्मॉल एरिया लिया है और इस एरिया में हम देख रहे हैं कि कितनी फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही है। इसी को फ्लक्स कहते हैं। आपको डेफिनेशन क्या बताइए? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? यहाँ पर ये एरिया जो लिया है ये हमने चूज कर लिया है, एंड दिस एरिया बिकॉज इट इज चूजन बाय अस सो इट इज कॉल्ड गॉसियन एरिया, गॉसियन सरफेस। अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसके अंदर एंटर कर रही है गॉसियन सरफेस में, ये हो जाएंगी विद द माइनस साइन, और जो बाहर निकल रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हो जाएगा प्लस। तो इधर है +5, इधर है -5। कुछ पिछला कॉन्सेप्ट याद आया? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये किया था। अगर गॉसियन सरफेस है, चार्ज अंदर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। इस सरफेस एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। If the field line is ejected from the Gaussian surface, then the flux is positive. If the field lines enters into the Gaussian surface, then the flux is negative. तो Gaussian surface के अंदर एंटर करने वाली फील्ड लाइंस नेगेटिव फ्लक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में हो जाएंगी, और Gaussian surface से बाहर निकलने वाली फील्ड लाइंस पॉजिटिव फ्लक्स में होंगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस सरफेस एरिया की कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्लक्स निकालें तो phi इज इक्वल टू b डॉट ts रखेंगे, b ds cos थीटा। अब थीटा कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टेंजेंट पे ड्रॉ की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया पे नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। एरिया हमने ds लिया है, इस पे नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ राइट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टुवर्ड्स द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये भी राइट डायरेक्शन में है। एंगल क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए तो एंगल के बीच में हो गया 0। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम फाई लिखेंगे तो एक फ्लक्स जो एंटर कर रहा है उसके लिए हो जाएगा -5, और दूसरा फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है उसके लिए हो गया +5। आरिवासन में इस सरफेस पे जितने फ्लक्स एंटर कर रहे हैं, जितने फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, हमें दोनों को देखना है। सो दिस नेट फ्लक्स इज 0। जब नेट फ्लक्स 0 हो गया तो गॉस लॉ अप्लाई करके देखें। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो क्लोज इंटीग्रल होता है फ्लक्स B डॉट ds अगर हम ले रहे हैं, तो इसकी फ्लक्स की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, उसकी वैल्यू आती है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में हम चाहे जितने भी टाइम्स किसी भी सरफेस एरिया को बनाएं, अंदर मैग्नेट के अंदर बनाएं या मैग्नेट के बाहर बनाएं, हर किसी सरफेस एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्लक्स हर बार 0 हो जा रहा है। इस क्लोज इंटीग्रल में अगर हम देख रहे हैं तो इस फ्लक्स की वैल्यू हो जा रही है 0। तो इस लॉ को, यानी फ्लक्स हमेशा 0 होता है, इस लॉ को हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds दैट शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू फाइनाइट है, जबकि क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds हर केस में 0 आएगा। तो दैट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं। अगर ये क्लोज्ड कर्व है तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी
एरिया की कॉरस्पॉन्डेंस में आप जब गॉसियन सरफेस एरिया चूज करोगे तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों के दोनों सेम आएंगे, और दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से प्लस और माइनस साइन की बेसिस पर नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। सो दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ, यानी E डॉट डी एस हमेशा जीरो होता है। एंड दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट लॉ विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, आपने अभी तक गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ लिया, आपने कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, आपने यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है, आपने गॉस लॉ थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी है, आपने एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है। दीज आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू काइंड ऑफ फील्ड्स, गॉट इट? तो आई होप दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर, विच इज सिमिलर टू electric flux concept, got it? So now we will start the next point. अब यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को लेने वाले हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वैसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए आप करंट सोर्स भी ले सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए आप एक मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। आपको ये पता है कि अर्थ के कोर में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स अलॉय फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और उन्हीं से हम यूज़ करते हैं, उसी का सिंथेसिस करते हैं, और उसकी सिंथेसिस के बाद हम उसे यूज़ करते हैं एज ए मैग्नेट। बट दीज आर काइंड ऑफ द मेटलर्जी प्रोसेस, एंड ये जो प्रोसेस होता है ये लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे सोर्स को यूज़ किया था, विच इज़ द करंट एज अ मैग्नेटिक फील्ड सोर्स। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, ये वर्ड और ससेप्टिबिलिटी वर्ड, ये सारे वर्ड्स लिंक्ड हैं मैग्नेटिक मटेरियल से लिंक, समझ रहे हो? केवल आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, जो सिलिकॉन होता है वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर में भी स्लाइट मैग्नेटिज्म है, सिल्वर में भी स्लाइट मैग्नेटिज्म है, जितने भी मेटल्स हैं या जितने भी अलॉयज हैं उनमें स्लाइट मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होता है, उसके बारे में भी हम जो नेक्स्ट पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। सो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और उसको समझना इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में जानना है। सो let's come with the last topic of the last unit, charge and magnetism, electron revolution, that is every atom is a magnet, right? Every atom is a magnet में मैंने गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड आपको बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में बताया था। जहाँ कहीं भी डाइपोल मोमेंट ये इंक्लूड हो जाता है, ये टर्म इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। एक सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक रेक्टेंगुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कोई भी स्ट्रक्चरल लूप अगर आप ले लेते हो, क्लोज होना चाहिए वो, अगर आप वो लूप लेते हो, लूप का मीनिंग ही होता है क्लोज, तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि क्लोज ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए एटम भी मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है। और उसी एटॉमिक प्रॉपर्टी को अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में एंड ससेप्टिबिलिटी में। तो आपने अगर पढ़ा था तो हमने डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया था इन केस ऑफ एटम, अदरवाइज ये एम से रिप्रेजेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, तो हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट्स फुल नेम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जस्ट लाइक द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको भी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों सिमिलर हैं। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में ये टर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? मोमेंट के लिए आपने गायरोमैग्नेटिक रेशियो जब निकाला तो फॉर्मूला क्या था, म्यू बाई एल इज इक्वल टू E/2L, ये फॉर्मूला आया था आपका, ठीक है? और गायरोमैग्नेटिक, इसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू आएगी 8.8 × 10⁻⁻⁰, ठीक है? यूनिट आप इसमें अकॉर्डिंगली रख लेना। तो
और जो ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इसको हम किस तरीके से लेते हैं, दिस इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA हो जाता है उस केस में, दिस बिकम NIA वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ टर्न्स रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, तो उस केस में हम नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे NIA रख सकते हैं। सिमिलर इज द केस फॉर क्वाइल। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये हर एक एटम में होता है। और अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो कैसा होगा कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये एक मटेरियल है, लेट इट बी आयरन, तो इस आयरन में बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, हर एक एटम आयरन का होगा। इस एटम में जो डायपोल मोमेंट जनरेट होता है इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो भी एरिया दिया हुआ हो, सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा ऑर्बिट का, ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो करंट इस डायरेक्शन में, तो डायपोल मोमेंट नीचे गया। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो अप साइड में इनके डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्बिटल मोशन दिखा रहे हैं और इनकी ये डायपोल मोमेंट है म्यू। गॉट इट। इसको अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं तो डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, इसलिए इस केस में हम यहाँ फर्दर m से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। तो एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हर एक एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनिशियली होता क्या है कि ये जो एटम है ये ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर में नहीं होते, स्टेबल स्ट्रक्चर में नहीं होते। इसमें क्योंकि थर्मल एजिटेशन हो रहा होता है, ये कोलाइड जब करते हैं तो टेम्परेचर राइज अप करता है और इसके बेसिस पर इनका मोशन, कोलाइजन के बेसिस पर इनका मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये पूरा मैकेनिक्स है जो अंदर चल रही है। तो इस बेसिस पर कोई डायपोल मोमेंट जिस भी डायरेक्शन में है उसका फर्दर डायपोल मोमेंट जो नेक्स्ट एटम है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका डायपोल मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो। तो ये रैंडम डायरेक्शन होते हैं डायपोल मोमेंट के। तो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पहले ये होता है कि आप सर्कुलर फॉर्म में एटम बनाओ और उसके परपेंडिकुलर एरो अगर शो कर रहे हो तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल के अंदर की स्ट्रक्चर होती है क्योंकि हर एक मटेरियल, हर एक मैटर किससे मिलकर के बना है, एटम से। तो हमने जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी वो थ्योरी यहाँ पर यूटिलाइज होगी, यानी हर एक एटम अपने आप में एक मैग्नेट है, बट उनकी मैग्नेटिक इफेक्ट हमें क्यों नहीं पता चलता। एक आयरन पीस अपने आप में मैग्नेट हमें क्यों नहीं लगता, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के बेसिस पर, और उसके पीछे रीज़न क्या है, कोलाइजन। तो थर्मल एजिटेशन एंड कोलाइजन के बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि जो भी डायपोल मोमेंट होगा वो नेट रिजल्टेंट जो दे रहा होगा दैट इज ज़ीरो। जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, इस डायरेक्शन वाला इसके डायपोल मोमेंट को नलीफाई कर देगा, निग्लेक्ट कर देगा। तो दैट इज़ द कंडीशन कि डायपोल मोमेंट ओवरऑल में कितना हो जाता है, ज़ीरो, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हर एक मटेरियल पे हो रहा होता है। तो हर एक मटेरियल के एटम, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लो, हर एक मैटर के एटम एक मैग्नेट होते हैं, बट ओवरऑल मैटर जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए नहीं शो करता क्योंकि उसमें थर्मल एजिटेशन हो रहा होता है, उसमें कोलाइजन हो रहा होता है। गॉट इट। तो हमें यहाँ पर अब इस मैकेनिक्स के बेसिस पर, इस मैकेनिकल थ्योरी के बेसिस पर हम यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, और भी टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, उनको हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती क्या है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I that should be equal to magnetic dipole moment per unit volume।
अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या? दिस इज द सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर जो मैंने पिछली थ्योरी बताई थी उससे उसको कंसीडर करो। यहाँ पर क्या है कि एक एटम का डाइपोल मोमेंट म्यू है। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम्स हैं मैटर के अंदर तो क्या हो जाएगा कि इनका नेट जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, लार्ज फॉर्म में ये जनरेट हो जाएगा, इसलिए कैपिटल M से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I से रिप्रेजेंट हो रहा है। रिमेंबर दिस, ये करंट नहीं है, इसको साथ ही में लिखना। इंटेंसिटी को भी हम I से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट इसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसमें मैग्नेटाइजेशन लिखा है, ओनली मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और हिस्टेरेसिस में इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको भूलना नहीं है आपने कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन बोथ आर सेम वर्ड। ओके, सो हियर मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय I, which is equal to magnetic dipole moment per unit volume. Here the magnetic dipole moment is the sum of dipole moment of n number of atoms present inside the matter. इसको लिखते जाना साथ में। मैं लिखती इसलिए नहीं हूँ बोर्ड पे क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो और आपको लिखना आना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग फ्रॉम द 12th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ना लिखने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपको मैं बता रही हूँ उसको लिखते जाओ। यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ म्यू आई, वेयर म्यू आई, म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम, I is running from 1 to n, which shows the number of atoms in the matter, and m is the total magnetic dipole moment. Got it? So I is equal to m by v. अब रिकॉल करो अपने माइंड में, आपने जब सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे यानी कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, तो सेकेंड यूनिट में आपने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, सेकेंड यूनिट में आपने पोलराइजेशन वेक्टर पढ़ा था। याद आया कुछ? पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट स्मॉल p डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, it is called magnetization. It is also a vector quantity. Remember this. This one is a vector quantity. That means it has magnitude as well as direction. Similarity पता चल रही है ना? Polarization vector is equivalent to magnetization. इन्हीं सबको हम एक टेबुलर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में। Got it? तो पहले तो ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, what is intensity of magnetization. इसकी यूनिट निकाल लो और इसका मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस m. सो यूनिट ऑफ I दिस शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होती है यूनिट डाइपोल मोमेंट की? क्या है फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का? m इज इक्वल टू NIA. I मीन्स यूनिट इज एम्पियर, A मीन्स मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, सो द यूनिट में कम एज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ये आनी ही चाहिए। सो दिस इज द यूनिट ऑफ I, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। गॉट इट? अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये है क्या? ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? मैटर की। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में हमने करंट फ्लो करा दी और इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक आयरन का पीस, आयरन कोर जिसे हम कहते हैं, आयरन को एक प्लेस कर दी इस सोलेनॉइड के अंदर। तो ये आयरन कोर का रोल क्या होता है? ये आयरन कोर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देती है। ठीक है ना? इसकी जो सोलेनॉइड की इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड थी, ये आपने लास्ट चैप्टर में किया है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली थी इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट NI, ये निकाली थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर दी? क्योंकि जो आयरन पीस हमने अंदर डाला है इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड है।
और वो किस फॉर्म में होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर्म में होगी। ठीक है, जो ये मटेरियल है इसमें अप्लाइड फील्ड कौन सी है, वो अप्लाइड फील्ड है सोलेनाइड। ठीक है, जो मटेरियल ये जैसे ही आयरन हम कोर में डालते हैं, सोलेनाइड के अंदर डालते हैं, जिससे हम आयरन कोर कहने लगते हैं, जब ये सोलेनाइड के अंदर जाता है तो ये आयरन कोर एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, राइट। अब इस कंडीशन में ये जो आयरन कोर है इसके पहले से ही इनिशियली एक मैग्नेटिक इफेक्ट था, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और दूसरा एक इम्पैक्ट और कौन सा आया, ये जो सोलेनाइड की फील्ड थी, ये फील्ड इस आयरन पीस को एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगी अपने इफेक्ट से। इस फील्ड के बेसिस पर इस आयरन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे जो रैंडमली मूव कर रहे थे, वो एक रेगुलर एरे में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये आयरन पीस एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये आयरन पीस जब एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सिस्टम की, यानी सोलेनाइड विद आयरन कोर की अगर हम बताएंगे, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आयरन पीस एंड प्लस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, सोलेनाइड की। अगर इस सोलेनाइड में करंट फ्लो कर रही है तो ये इस आयरन पीस पर एक फील्ड अप्लाई कर रही है, जिसके बेसिस पर ये आयरन पीस एक मैग्नेट में कन्वर्ट होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेगी आप, बी नेट, इसके आगे है बी नेट दैट इज इक्वल टू बी नॉट को हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आयरन में, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो म्यू नॉट इंटू आयरन। ये एक फॉर्मूला है जो यहाँ यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था, वो यहाँ यूज़ हो रहा है। सो बी नॉट के प्लेस पे आपने क्या रख दिया, म्यू नॉट आयरन, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी, आयरन पीस की। आयरन के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सो दिस वन इज द इनिशियल magnetic induction inside the material, and this one is what, it is corresponding to the magnetic field corresponding to applied magnetic field, that is magnetic field applied by the solenoid। और ऐसा हर केस में होता है, किसी भी आयरन पीस को, निकल को, कॉपर को, किसी को भी अगर आपको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप सोलेनाइड की अप्लाई करो या मैग्नेट्स की अप्लाई करो, इट डिपेंड्स ऑन the experiment, got it? So here it will be mu naught H। अब H कहाँ से आ गया, H को हम कहते हैं applied field intensity, applied field intensity। ठीक है, अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाइड फील्ड आ जाएगी। फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड में डिफरेंस है। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और H है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर आपका म्यू आई आ रहा था, तो H और I इन दोनों की यूनिट सेम होगी क्योंकि म्यू नॉट दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो। सो बी नेट अब कितना हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आपने कॉमन ले लिया, सो I प्लस H। Remember the terms name, I is intensity of magnetization and H is applied field intensity। Okay, so this one is the formula। अब B net, क्योंकि यहाँ पे B का कोई टर्म नहीं रहा है तो B net को हम B लिख दे रहे हैं only, that means the net magnetic field over the iron piece after the magnetic field effect, applied field effect। So B is equal to mu naught I plus H। यहाँ तक क्लियर है। अब एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आपको बताती हूँ और वो उसका फिजिकल मीनिंग बताती हूँ। जो यहाँ पर आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहीं ना कहीं अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ से, अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखो जब आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, एक आयरन पीस है, नॉट द मैग्नेट, मैंने आयरन और मैग्नेट में डिफरेंस है। एक आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट होता है बट इनिशियली वो एक रॉ आयरन है। आयरन पीस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया
तो उसके डाइपोल मोमेंट इनिशियली था या नहीं भी था, जो कुछ भी है वो डिपेंड कर रहा था उसके इनिशियल स्ट्रक्चर पे। लेकिन जब उसको फील्ड के अंदर रख दिया गया तो फील्ड जो है उसके डाइपोल मोमेंट को रेगुलेट करना शुरू करेगी इस तरीके से कि वो फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। तो डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। जितनी स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही डाइपोल मोमेंट ईजिली चेंज हो जाएगा अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अलॉन्ग विद है या अपोजिट है ये आपको अभी प्रॉपर्टीज में पता चलेगा, लेकिन हाँ फील्ड उस पर इफेक्ट डालेगी और अलाइनमेंट आएगा डाइपोल मोमेंट का सारे एटम्स के लिए, ये श्योर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो फील्ड है ये वीकर अगर है, अगर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो रेगुलेट हो जाएगी। सपोज रैंडमली इधर उधर एक इधर था एक इधर था ऐसे था और फील्ड डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट टू राइट है, तो क्या होगा ये धीरे धीरे करके अलाइन हो जाएंगे फील्ड डायरेक्शन में या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलाइन हो जाएंगे। अलाइनमेंट डिपेंड कर रहा है किस पर? ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड पर या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इसको दोनों तरफ से बोलते हैं। आप ये वर्ड्स को अपने माइंड में रखते जाओ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जब आएंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग कहीं ना कहीं भूलोगे वो वर्ड्स। तो क्या है वो वर्ड्स याद रखो। H इज इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड, करेक्ट। तो I और H आपस में लिंक्ड हैं और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। लाइक आपको पता है आयरन इज द मोस्ट डेंस मटेरियल, ठीक है, और जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है सिलिकॉन है इनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। सिलिकॉन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो क्रिस्टल या मटेरियल के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि वो अलाइनमेंट कितनी जल्दी होगा। डेंस है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा और डिपेंड इस बात पर भी करता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। दोनों पे आपको फोकस करना है। उसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ रिकॉल करने के लिए, सिंपल सा रिकॉल करने के लिए। अगर आप सभी बच्चे स्कूल जाते रहे हो, स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज स्टोरीज हैं, इसलिए मैं स्कूल से ही लिंक करके आपको बताऊंगी कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है अप्लाई करस्पॉन्डिंग टू अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। जैसे ही वो आता ही है आप असेंबली में या आप क्लास में इतना फिट स्ट्रेट एकदम बैठ जाते हो, एकदम अप टू डेट बैठ जाते हो। और जहाँ कोई वीक टीचर आता है, थोड़ा सा मॉडरेट टीचर, लीनियंट टीचर या थोड़ा न्यू टीचर अगर होता है तो आप क्या करते हो, टाइम देते हो ताकि टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते रहें, बार बार आप टाइम वेस्ट करते रहो। और होता क्या है कि थोड़ा टाइम दे करके आप सेटल डाउन होते हो एक प्रॉपर मैनर में आप होता है। तो सेम इज़ द केस कि यहाँ पर जो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, फर्स्टली करस्पॉन्डिंग टू टीचर। एंड सेकेंड थिंग नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू। एक स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा, ये वो उसको पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लेक्चर, वो तुरंत ही तुरंत पढ़ेगा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड माइंड का है वो क्या होगा, थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब होगा, उसके बाद अपने टारगेट पे आएगा, लाइन पर आएगा, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है वो ध्यान ही नहीं देगा, वो भले ही वो बैठ करके देख रहा हो लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। सो दैट इज़ द मटीरियल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो आयरन पीस, कॉपर, सिलिकॉन, अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग मैटर हैं, इनकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर भी डिपेंड करती है। बट तो इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन कितनी इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पर और उसकी अपनी इनर प्रॉपर्टीज़ पर मटेरियल, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है और इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक साइन विच इज जाई एच। इसको हम यहाँ पर साथ में बी नेमिंग भी शो कर देंगे। ये जो जाई है इसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब बी मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ससेप्टिबिलिटी पढ़ी है। सो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसमें भी ऐसा ही रिलेशन आया था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की प्लेस पर आ गया था पोलराइजेशन वेक्टर और एच के प्लेस पे ई आ गया था। तो
वो P इज इक्वल टू जाई E आया था उस केस में फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है I इज इक्वल टू जाई H. ओके, सो बोथ आर द सेम टर्म्स, सेम रिलेटेड टर्म्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग पे हम डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स. सो I इज इक्वल टू जाई H. इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब इस फॉर्मूले में आप देखो I इज इक्वल टू जाई H, इस फॉर्मूले की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं. तब जब हम पुट करेंगे ये वैल्यू जाई H को, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट जाई H प्लस H बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई इंटू H. रिलेशन आ जाएगा. एंड दिस रिलेशन इंडिकेट कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो आयरन पीस गेन करेगा. क्लियर है? सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाई फील्ड स्ट्रेंथ का ये रोल होता है कि कोई भी मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कितनी मैग्नेटिक फील्ड गेन करने वाला है. सो दैट इज ऑल. दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट वन, रिमेंबर दिस. अब इसके बेसिस पर हम 3 टाइप की मटेरियल को डिस्कस करेंगे. तो अभी आज मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट दूंगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करूँगी इसे और हर एक बेस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है. तो इसलिए टाइम टेकिंग हो सकता है, लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है. यू गेट बोर्ड विद दैट. सो दैट इज व्हाई आई विल कम अप टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग टुडे. ओके, जस्ट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर. सो हियर ससेप्टिबिलिटी जो टर्म है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है, जाई. व्हाट इट? अब ये जो जाई है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल it is unitless. It is unitless quantity, unitless physical quantity. ठीक है. और सेकेंड थिंग कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ऑफ मैटर या मटेरियल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जो भी आप मटेरियल ले लेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ठीक है. ससेप्टिबिलिटी. सो दिस ससेप्टिबिलिटी जाई, इसके बेसिस पर हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मटेरियल किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में आएगा. मटेरियल को या किसी भी मैटर को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं. डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. मैग्नेटिज्म के बेसिस पर हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पर, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर आपने रखा था 3 टाइप के मटेरियल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. अलॉय भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं. ठीक है, ये आपने कैटेगरी बनाई थी. उसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर मटेरियल्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं. डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, लेस देन 0 होती है. रिमेंबर दिस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी वेरी पॉजिटिव होती है. पैरा और फेरो ये दोनों मटेरियल जो होते हैं ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं. डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा सा कम मैग्नेटाइज्ड होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है. तो दोनों में डिफरेंस ये है. इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल्स देते हैं उसमें हम कहते हैं फेनिको एंड एल्निको. फेनिको इसकी कैटेगरी कैसे बदल रही है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, दैट इज फेनिको. एल्निको एल्यूमिनियम, ये अलॉय होता है एल्यूमिनियम का. दिस इज एल्यूमिनियम प्लस आयरन, दोनों ही होते हैं इसमें. सो एल्यूमिनियम प्लस आयरन प्लस निकेल एंड कोबाल्ट. तो ये कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की. ये बहुत अच्छे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि अगर हमें मैग्नेट बनाना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो उसके लिए हमें ये मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए विच आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. So I hope this susceptibility concept is clear. It is a unitless, first of all it is unitless quantity and second thing is it is the characteristic property. क्योंकि इसके वैल्यू के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि मटेरियल डाया है कि पैरा है कि फेरो है. तो इस
इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक परमेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई H, इसमें हम रिलेटिव परमेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब रिलेटिव परमेबिलिटी कहाँ से आ गई, जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था K विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से आपका इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से सिमिलर टर्म है म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी विच इज द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू ओवर म्यू नॉट, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई को हमने म्यू आर कर दिया है। म्यू आर करने पर क्या होगा कि जो टर्म है म्यू नॉट एज सच, इस पूरे प्लेस की जगह पर क्या आ जाएगा म्यू आर इंटू एच, और म्यू और म्यू नॉट एंड म्यू आर यहाँ पर देखो तो म्यू नॉट और म्यू आर मिलकर के म्यू हो जा रहा है, तो म्यू इंटू एच। व्हाट इज म्यू, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी आयरन पीस अगर लिया था सोलेनाइड के अंदर तो म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पर आयरन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी अगर हम ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक न्यू फॉर्मूला भी मिल रहा है, and that new formula is what, relative permeability is equal to 1 plus xi. This relative permeability is equivalent to dielectric constant. तो यहाँ पे जो dielectric constant है वो relative permeability के इक्विवेलेंट है। Obviously relative permeability की भी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये एक रेशियो है permeabilities का, permeability of medium divided by permeability of free space, similar to the permittivity of medium divided by permittivity of free space। तो इसमें अगर आप देखोगे म्यू, जो मैंने आपको ये टर्म बताया डाया पैरा फेरो, इस फॉर्मूले को लिख लो सिमिलैरिटी करके। अगर आप देखोगे तो साई अगर नेगेटिव है तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इट मस्ट बी नेगेटिव, लेस देन जीरो का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर जाई नेगेटिव है तो सब्सटेंस कैसा है, डाया। अगर ये नेगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1। अगर ये नेगेटिव है तो 1 में से कुछ नेगेटिव टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो, जब माइनस होगा तो वैल्यू 1 से कम आएगी, जब 1 से कम आएगी तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू आप 0.2 0.3 ले लो तो 1 में वो वैल्यू ऐड ही होगी, तो 1 से ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। पहले के केस में क्या था, लेस देन 1, सेकेंड केस में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। थर्ड केस लेते हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर 0.2 0.3 जो हम पैरा के लिए ले रहे थे उसकी जगह पर हम लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर उस तरीके की वैल्यूज़ लेते हैं जाई की तो ओवरऑल वैल्यू राइट हैंड साइड टर्म की बढ़ जाएगी, दैट मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी ग्रेटर देन 1 देन इट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो इन दिस वे वी आर कैटेगराइजिंग द 3 काइंड ऑफ material, dia, para and ferro, and we will discuss in detail these kind of materials. So I hope that all the formula you have written in your note copy and you can ask query related to each and every topic because I have described all the terms in detail. If you have confusion you can ask to me, okay? I am here with you. चलो टर्म बाई टर्म हम इसे इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, यानी हम यहाँ पे किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इन टर्म्स की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले और मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले लिखती हूँ और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले रिलेट करना उसे। आपको मैंने बताया था अभी लास्ट यूनिट में कि जो सर्कुलर लूप है वो एक मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है, उसको हमने प्रूव किया था। वो फॉर्मूला क्या आया था, P इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड में
जो आपका डाइपोल का फॉर्मूला होता है ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन में और एंड ऑन कंडीशन में आप निकालते हो, तो फॉर्मूला आता है 2p/r³। ये किस केस में था? एंड ऑन कंडीशन में। एंड ऑन कंडीशन का फॉर्मूला इससे रिलेट होता है, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन आपने टॉर्क का निकाला था, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। यहाँ पर टॉर्क आपका इसी लास्ट यूनिट में निकल के आया है mp sin थीटा। थर्ड आप देखो तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी रखते हो? P डॉट E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर सेम टर्म U इज इक्वल टू होता है, दिस इज m डॉट P, यानी mp cos थीटा। सेम टर्म आता है विद द माइनस साइन, ये माइनस साइन आएगा इसमें। सो ये इन दोनों में सिमिलरिटी हुई। नेक्स्ट टर्म लेते हैं तो m, इस केस में m और इस केस में p दोनों सिमिलर हैं। m का फॉर्मूला आता है I इंटू a, यहाँ पर p का फॉर्मूला आ जाता है q इंटू 2l, ठीक है। उसके बाद आप ससेप्टिबिलिटी पर आ जाओ, तो ससेप्टिबिलिटी जाई आप किस तरीके से रिलेट करते हो? दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी I, ये I से कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं I कर दूँगी स्मॉल, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज इक्वल टू जाई इंटू दिस, जाई इंटू सॉरी दिस इज जाई इंटू H। हियर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। अब यहाँ पर आप देखो तो इसको हम पोलराइजेशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, P इज इक्वल टू जाई इंटू E, हियर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप यहाँ पर कंपैरिजन करो, तो मैं गॉस लॉ को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds दैट इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds q/ε0 होता है, ठीक है। गॉस थ्योरम में ये आपका आता है रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। सेवेंथ अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आप परमेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू permeability of medium divided by permeability of free space, and here dielectric constant is equal to epsilon over epsilon naught. These are equal to each other, ठीक है। और कौन से टर्म पे बचे? दिस, और कोई टर्म बचा हो तो उसको नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक की कंपैरिजन करके, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी टर्म्स हैं, इनको एक टेबलर जिस तरीके से मैंने बनाया इसी फॉर्म में आपको यहाँ पर नोट कर लो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा फॉर्मूले को रिकॉल, हर एक फॉर्मूले को रिकॉल करने के लिए। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज समवॉट लेंथी टॉपिक, इफ आई विल कवर इट टुडे इट विल टेक सो मच टाइम, so that is why I will take it in my next lecture. And yes, congratulations to all 10th class student as well as 12th class student for their beautiful performance and good result. So thank you all. We will meet again with my new topic, that is properties of magnetic material.